आपको जल्दी से बताते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत है। इसकी तस्वीर क्या है ये आप देखिए। 2019 में यूपी की 40 सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। इनमें 20 सीटों पर उसे चुनौती समाजवादी पार्टी से मिली थी, जबकि 16 सीटों पर बीजेपी का मुकाबला बीएसपी से था। बीजेपी को जिन सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे उनमें केवल 2 उम्मीदवार कांग्रेस के थे। अब एक नजर यूपी की रिजर्व सीटों पर बीजेपी की स्ट्राइक रेट पर डाल लेते हैं। 2009 में बीजेपी यूपी की केवल 2 रिजर्व सीट जीत पाई थी। 2014 में यह आंकड़ा 17 तक पहुंच गया, तो 2019 में 15 रिजर्व सीटों पर बीजेपी का कमल खिलने में कामयाब रहा। कांग्रेस 2009 के बाद यूपी की कोई रिजर्व सीट जीतने में कामयाब नहीं रही, तो सपा का 2014 और 2019 के चुनाव में इन सीटों पर खाता भी नहीं खुल पाया है। बीएसपी का रिकॉर्ड इस मामले में थोड़ा बेहतर है। मायावती की पार्टी 2014 में कोई रिजर्व सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन पिछले चुनाव में उसे 2 रिजर्व सीटें जरूर मिली थी। उस वक्त जिक्र करना जरूरी है, बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और इस बार बसपा समाजवादी पार्टी से अलग है। अभी बसपा कितना बड़ा फैक्टर अनंत जी साबित होगी इन चुनावों में, किसको नफा और किसको नुकसान बसपा की वजह से होगा? देखिए, जो ट्रेडिशनल एनालिसिस कहता है उसके हिसाब से तो बसपा के चुनाव लड़ने का फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है, क्योंकि दोनों साथ मिलकर लड़े थे। और आपने जो आंकड़े अभी दिखा दिए, 2009 के भी आंकड़े दिखा दिए जब दोनों सपा और बसपा अलग अलग लड़ी थी, और 2014 के भी दिखा दिया और 19 के भी आपने दिखा दिए, जिसमें दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो और उसका परिणाम भी हुआ था कि बसपा को 10 सीटें वहां मिली थी और बीजेपी की सीटें कम हुई थी। लेकिन इसके अलावा जो एक और बात मैं कह रहा हूं कि इस बार बहन मायावती जी ने जो कैंडिडेट्स अपने चुने, वो बहुत सीट वाइज उन्होंने किस प्रकार से कहां पर किसको रखना है, प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स उनका बहुत अच्छा रहा है। और कुछ उसमें से कुछ आश्चर्यजनक नतीजे आएंगे और कुछ इस तरह से उन्होंने चुने हैं कि अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश में वो स्थापित कर सकें। और मायावती जी के सीट सिलेक्शन में मुझे इस बार सकारात्मकता दिखाई देती है। वो किसी को हराने के लिए चुनाव तो जीतने हारने के लिए लगता है, लेकिन किसी तीसरी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली सीट वोट कटवा बनने को तैयार नहीं है। उनकी पार्टी हर जगह बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। अगर आप जौनपुर को एक छोड़ दीजिए तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने वो सीट मतलब सरेंडर कर दी एक तरीके से। वो भाजपा के कैंडिडेट को फायदा हो जाएगा। उसको धनंजय सिंह की पत्नी, जो बाहुबली धनंजय सिंह है, उनकी पत्नी वहां से को टिकट दिया था, बाद में उसको बदल दिया वो भी उन्होंने अपने निवर्तमान सांसद को टिकट दिया है। तो हो सकता है उसके पीछे भी कुछ हो, क्योंकि हम लोग दिल्ली में बैठ के जो आकलन कर लेते हैं वो जमीनी आकलन से थोड़ा दूर होता है। जैसे मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मुझे 1 सेकंड का समय दे दीजिए। आपकी तरह मैं भी अमेठी से होके आया और रायबरेली भी होके आया, सुल्तानपुर भी होके आया। तो अमेठी में अगर आप पत्रकारों से मिलेंगे और अगर आप थोड़े सेकेंड ग्रेड के मतलब सेकेंड स्तर के नेताओं से मिलेंगे तो स्मृति ईरानी हार रही है। हाँ, है ना। और जैसे ही आप गांव में जाएंगे, चाहे वो हिंदुओं का गांव हो चाहे मुसलमानों का गांव हो, तो स्मृति ईरानी जीतती हुई नजर आएंगी आपको। तो वहां का जो सबसे बड़ा गेम चेंजर मुझे समझ में आया अमेठी को मैं बहुत समय से देख रहा हूं, पिछले 5-7 साल से बहुत क्लोजली अनुभव कर रहा हूं। अमेठी में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और उसके अंतर्गत गांवों में जो अमेठी में छप्पर के घर हुआ करते थे वो सब पक्के हो गए। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है प्राची जी, कि वहां जो आग लगा करती थी, अमेठी की आग बहुत प्रसिद्ध होती थी कि अमेठी में इस गर्मी के मौसम में घरों में आग लगते थे, वो आग लगने कम हो गए। महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। तो मुझे लगता है कि अमेठी में किशोरी लाल जी कभी नेता रहे नहीं। किशोरी लाल जी चुनाव लड़वाते हैं, उनकी विशेषता कांग्रेसी भी यही कहते हैं कि वो चुनाव लड़वाते हैं और वो बहुत अच्छे मैनेजर हैं। तो मैनेजर को अमेठी की जनता नेता के तौर पर स्वीकार करेगी ऐसा नहीं लगता। और रायबरेली में जो दिनेश प्रताप सिंह के जगह वो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बीजेपी का बहुत गड़बड़ है। अगर दिनेश प्रताप सिंह की जगह कोई दूसरा उम्मीदवार होता, मनोज पांडे को ही टिकट दे देते। आप मनोज पांडे जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, अमित शाह ने मंच से एक बात कही और बड़ी घटना, उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। जब वो शामिल हो रहे थे तो दिनेश प्रताप सिंह उनको पट्टा पहनाने के लिए आगे बढ़े। अमित शाह ने उनको रोक दिया, कहा इनको पट्टा मैं पहनाऊंगा। और जब उनको सदस्यता का पट्टा पहना रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये अमित शाह ने अब तक 3 ही व्यक्तियों को अंगवस्त्र पहना के भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया है और वो मनोज पांडे तीसरे व्यक्ति हैं।
तो ये मनोज पांडे की वहां महत्ता को दिखाता है, उनकी नाराजगी को कम करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों को भी दिखाता है। तो मुझे लगता है कि रायबरेली में अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह की जगह कोई और उम्मीदवार चुना होता तो कांग्रेस जो 2.5% सीट पर अभी पूरे प्रदेश में संघर्ष कर रही है, उनको रायबरेली में भी संघर्ष ठीक है। और इस बात की चर्चा वहां वोटर्स के बीच में भी है कैंडिडेट्स को लेकर। हालांकि सोनिया गांधी ने जो इमोशनल अपील की उसकी चर्चा भी बखूबी होती है। अब आइए एक एक करके सीटें आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं किस सीट पर किसकी किसके साथ फाइट है और ये फाइट कितनी जोरदार हो सकती है। सबसे पहले बात वाराणसी की कर लेते हैं, जिसकी चर्चा विपक्षी भी करते हैं और सत्ता पक्ष भी करता है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंडिडेट हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। अजय राय कांग्रेस से यहां मैदान में उतरे हैं और इसके साथ ही साथ बीएसपी के भी यहां पर उम्मीदवार हैं। वाराणसी का जो मुकाबला है अब तो इस ओर देखने को चल रहा है या इस तरफ देखा जा रहा है वाराणसी को कि कितने मार्जिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट को जीतते हैं। पीएम जब नामांकन दाखिल करने गए तो एक भव्य रोड शो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया और दूसरी तरफ अगर आप विपक्ष की तैयारी देखेंगे, यानी कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय की तैयारी देखेंगे, तो उनके कंपैरिजन में अजय राय कहीं पर भी बनारस में नजर नहीं आते हैं। इसके बाद आइए मिर्जापुर की बात कर लेते हैं और मिर्जापुर सीट की अगर आप बात करेंगे तो यह सीट एनडीए के खाते में गई है, यानी कि अपना दल है। अनुप्रिया पटेल यहां से सांसद हैं और एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा गया है। सपा से रमेश बिंद मैदान में है, मनीष त्रिपाठी बीएसपी से यहां से मैदान में है। इसके बाद गाजीपुर की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है। गाजीपुर की चर्चा सबसे ज्यादा पूर्वांचल में की जा रही है क्योंकि यहां से बीजेपी ने पारसनाथ राय को मैदान में उतारा है। अफजाल अंसारी यहां से सपा के उम्मीदवार हैं और उमेश सिंह बीएसपी के उम्मीदवार यहां से हैं। इसके बाद घोसी, जिसकी चर्चा की जाती है ओम प्रकाश राजभर की वजह से और विपक्ष इस पर अपना कब्जा करना चाहता है। इस सीट की अगर बात करें तो अरविंद राजभर यहां से एसबीएसपी के उम्मीदवार हैं, यानी कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं ये। राजीव राय यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और बालकृष्ण चौहान यहां से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। ये घोसी के उम्मीदवार हम आपको बता रहे हैं। अरविंद राजभर और राजीव राय के बीच में जो टक्कर है वो घोसी में देखने को मिल रही है। इसके बाद आइए चंदौली की भी बात कर लेते हैं, जहां से महेंद्र नाथ पांडे एक बार फिर से मैदान में उतारे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपके सामने हम चंदौली के भी जो प्रत्याशी हैं उनके नाम रख देते हैं। वीरेंद्र सिंह यहां से राजपूत कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के और सत्येंद्र मौर्य ओबीसी कैंडिडेट हैं यहां पर बीएसपी के। तो फिलहाल आप घोसी का घमासान भी देख रहे हैं। घोसी सीट कितनी दिलचस्प होगी, यहाँ का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। जिस नाराजगी की बात कही जा रही थी अरविंद राजभर, उनकी पार्टी, उनके पिता के खिलाफ, वो नाराजगी क्या दूर हो पाई है इन मूवमेंट पर? समीर जी, घोसी का क्या देख रहे हैं आप पिक्चर? राजीव राय भारी पड़ रहे हैं या अरविंद राजभर? देखिए, घोसी में तो अगर राजभर को देखो तो मैं राजभर को ना दूसरा नीतीश कुमार मानता हूँ। मुझे लगता है वो नीतीश कुमार है, कभी इधर कभी उधर, चुनाव में उसके साथ चले जाते हैं, बाद में आते हैं। 2019 में अखिलेश के साथ गए थे, भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पे हरवाने में उनकी भूमिका उस समय रही थी। मछलीनगर सीट जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी 181 सीटों से सिर्फ जीती थी, तो इनके कारण कि उन्होंने वहाँ कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। बाद में योगी सरकार में मंत्री रहे, योगी ने निकाल के बाहर किया, तो फिर सपा में चले गए, अब फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, मंत्री बन गए, केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुके हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय संगठन ने घोसी पर यह कहा था कि भाई जब आपने ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बना दिया है, एमएलसी बना दिया है, तो ये सीट घोसी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखे, उनके बेटे को टिकट ना दे। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का जो बड़बोलापन रहा है, जो नेताओं के खिलाफ वो अनर्गल बातें करते रहे, उससे उनके व्यक्तिगत लोग बहुत नाराज रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना था कि भाई जब आपको इसको मंत्री बना दिया है तो घोसी सीट से उसके बेटे को टिकट नहीं देना है। चूंकि पार्टी ने कमिट कर दिया होगा, वहां के जातिगत समीकरण ऐसे रहे होंगे कि पार्टी को लग रहा होगा कि भाई अभी टिकट दे दो, अगर नहीं देंगे तो फिर ये समाजवादी पार्टी में जाके उठपटांग बोलेंगे। तो मुझे लग रहा है टिकट दिया गया, लेकिन बहुत आसान सीट नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर जितनी जिम्मेदारी ये सीट जितवाने की नहीं है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप देखिए, अभी कल ही योगी जी गए थे तो उनके बेटे राजभर के बेटे कैसे बैठकर उन्होंने उनको नमस्कार किया था जमीन पर बैठ माफी मंगवाने वाला प्रकरण बिल्कुल माफी मंगवाने वाला प्रकरण भी वायरल हुआ था बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सीट सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हारती है तो यह भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं रहेगी, ये ओम प्रकाश राजभर के व्यक्तिगत जो व्यवहार रहा है, लोगों से जो नाराजगी रही है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को एक सीट गवाकर भुगतना पड़ेगा। फिलहाल योगी ने वहां कमान संभाली हुई है, तो ये फाइट जरूर है इस सीट पर, लेकिन मुझे लग रहा है कि आखिरकार वो भारतीय जनता पार्टी, मतलब उसके सहयोगी दल। एक और दिलचस्प सीट जो इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, गाजीपुर की, इस सीट को भी काफी टफ सीट माना जा रहा है और खासकर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यहां पर खूब बयानबाजी हुई, खूब चर्चाएं हुई। अफजाल अंसारी के घर पर अखिलेश यादव गए। पारसनाथ राय कैसे कैंडिडेट हैं और ये सीट की संभावनाएं क्या लग रही हैं? आनंद जी, पूर्वांचल की 3 सीटें हैं जहां से राय उम्मीदवार हैं। राजीव राय,
समाजवादी पार्टी से, पारसनाथ राय भारतीय जनता पार्टी से और अजय राय कांग्रेस पार्टी से। ये तीनों भूमिहार हैं। और ये यहाँ की जो राजनीति है, इसमें इस इलाके की राजनीति में भूमिहारों का वोट परसेंटेज ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि अगर हम गाजीपुर की बात करें तो पारसनाथ राय को लेकर थोड़ी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये उत्तर प्रदेश भाजपा की उन सीटों में है जहां इन्होंने सीट सिलेक्शन ठीक नहीं किया मेरे हिसाब से। हो सकता है कि पार्टी का अपना मानदंड रहा होगा, उनके अपने सर्वे होते हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत अच्छी राय गाजीपुर के इलाके के लोगों में नहीं है, बहुत सक्रिय भी नहीं है। अफजाल अंसारी के बारे में क्या कहना, आप सब, हम सबको और हमारे दर्शकों को भी ये बात पता ही है। तो लेकिन ये है कि अब राय हैं, भूमिहारों का वोट अगर इनको मिल जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली भूमिहार, लेकिन क्या था कि घोसी में पिछली बार भूमिहारों ने बसपा के कैंडिडेट को जितवा दिया था, इसी रिएक्शन में जितवा देते हैं। तो क्या होता है कि मुझे यहाँ वो रिएक्शन दिखाई दे रहा है, जैसे दारा सिंह चौहान को पिछली बार हरवा दिया बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने, कि आप बार बार हम पर बाहर के व्यक्ति को क्यों थोपते हो, जबकि हमारे पास अपने अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। और गाजीपुर में कई अच्छे कैंडिडेट थे इनको, लेकिन अब पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि किसी उपराज्यपाल साहब की कोई सिफारिश थी, किसी का कहना है कि किसी का कहना है कि रांची में कोई इनके रिश्तेदार बड़े संघ के बड़े पद पर हैं, उनका कोई मतलब, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बीजेपी में इन चीजों का कोई बहुत महत्व होता। तो ये जम्मू कश्मीर से सिलेक्शन हुआ ये कह रहे, लेकिन इलेक्शन तो गाजीपुर से होना है समीर जी। सिलेक्शन कहीं से हो जाए, इलेक्शन गाजीपुर से होना है। तो मुझे लगता है कि तीन जो राय लड़ रहे हैं, जिनकी बात मैं कर रहा था, उसमें सबसे मजबूत स्थिति में राजीव राय ही है। अच्छा, राजीव राय मजबूत स्थिति में। इसका मतलब ये जितनी सीटें अभी तक हमने डिस्कस की हैं उसमें एक रायबरेली कांग्रेस के खाते में जा सकती है, गाजीपुर और घोसी में भी हम जो लड़ाई है वो टक्कर की देख रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। आगे कुछ और सीटों की बात कर लेते हैं, चंदौली की बात करते हैं। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे ब्राह्मण चेहरा हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। वीरेंद्र सिंह राजपूत कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी से, वो मैदान में हैं, और सत्येंद्र मौर्य ओबीसी कैंडिडेट को बसपा ने चंदौली से मैदान में उतारा है। इसके बाद आइए बलिया की बात करें तो बलिया में बीजेपी ने नीरज शेखर सिंह को मैदान में उतारा है। सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि लल्लन सिंह यादव बीएसपी से बलिया के उम्मीदवार हैं। अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, जिसमें नुकसान 2019 में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। और सबसे पहले बात कैराना की करेंगे, जहां बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि इकरा हसन समाजवादी पार्टी से कैराना की उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा बीएसपी की बात करेंगे तो श्रीपाल सिंह को मैदान में उतारा गया है। कैराना की ये लड़ाई है और कैराना की ये सीट काफी दिलचस्प है। इकरा हसन पढ़ी लिखी जो उम्मीदवार हैं उसमें उनकी गिनती हो रही है। प्रदीप चौधरी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और यहां भी जो समीकरण है वो मुस्लिम जनसंख्या के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों में इसकी गिनती की जाती है। मुजफ्फरनगर आइए बात कर लेते हैं, जिसकी चर्चा खूब हुई। संजीव बालियान यानी कि पार्टी के दो नेताओं के बीच टकराव को लेकर चर्चा हुई। संजीव बालियान और संगीत सोम को लेकर चर्चा हुई और फिर जो ठाकुरों की नाराजगी है उसके इर्द गिर्द नैरेटिव बुनने की कोशिश की गई। संजीव बालियान बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के, दारा सिंह प्रजापति बीएसपी से यहां के उम्मीदवार हैं। तो मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान बीजेपी से उम्मीदवार हैं, इस सीट पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सहारनपुर की भी आइए पिक्चर आपके सामने रख देते हैं। यहां से राघव लखनपाल को मैदान में उतारा गया है। इमरान मसूद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और माजिद अली बीएसपी के सहारनपुर से उम्मीदवार हैं। इसके बाद आइए एक और सीट आपके सामने रखते हैं जो कि आजम खान की वजह से जानी जाती है, रामपुर, जिसे उपचुनाव में बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन क्या इस बार इतना आसान है बीजेपी के लिए, क्योंकि इन्होंने घनश्याम लोधी को ही रिपीट किया है बीजेपी ने। मोहिबुल्लाह नदवी, इस नाम को लेकर काफी चर्चा हुई थी, काफी टकराव की स्थिति थी, समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, और जीशान खान बीएसपी से उम्मीदवार हैं। अब ये जितनी सीटें हमने बताई, चंदौली से लेकर बलिया और कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर, ये सीटें, इस पर चर्चा करूं उससे पहले एक बार मुरादाबाद भी आपके सामने रख देते हैं। यहां पर कुंवर सर्वेश सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहां पर भी एसटी हसन को लेकर घमासान देखने को मिला था, और इरफान सैनी बीएसपी के उम्मीदवार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, कोई सीट है जो फंसती हुई नजर आ रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी के नज़र से नहीं, मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर जरूर चुनौती, जैसे कैराना की सीटें मुझे लग रहा है कि वहाँ पर इकरा हसन अच्छा चुनाव लड़ी है वहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं, पढ़ी लिखी महिला है, युवा है,
उसको मुस्लिम वोट तो मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा उसने जो रणनीति अपनाई है, जो ओबीसी और एससी वोटर्स है उस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया, कि उसको पता ना कि मुसलमान वोट मुझे मिलना है, तो दूसरे कास्ट के उस पर फोकस किया। तो मुझे लगता है कि इस सीट पर जरूर एक फाइट के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा लगता है मुजफ्फरनगर सीट पर तो कोई फाइट नहीं है, आराम से भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीतेगी वहां पर। पिछली बार भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वह सीट जीती, अजीत सिंह खुद चुनाव सीट से हारे थे, तो मुझे लग रहा है वहां से भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से सीट जीतेगी। अब जयंत चौधरी जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है उसका एक बड़ा असर मतलब पड़ेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये जो था जो जाट उनके साथ जुड़ा हुआ है वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया है उसका असर भी इस क्षेत्र में पड़ने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 में नुकसान हुआ था समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी और बहुजन समाज पार्टी के मिलने के कारण जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी रणनीति सेट की। अब आखिर में क्विक आंकड़ा दे दीजिए, कितनी सीटें आप खींच कर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं? हाथ खींच कर बोल रही हूं मैं। अगर आप खींच के अगर बोलोगे तो मैं 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। खींच कर 78? हाँ, और अगर आप वैसे मेरे आकलन कहेंगे तो मुझे लग रहा है कि 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 73 से 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएगी। आप आनंद जी आंकड़े बताऊं या कुछ विश्लेषण भी आंकड़े बताऊं? बता अच्छा, दीजिए, क्योंकि फिर बिहार की तरफ बढ़ना है। मुझे 70 के पास आसपास दिखाई दे रहा है। 70 बीजेपी 7-8 सीटों पर प्लस करेगी और मुझे लगता है कि यही रहेगा, और विरोधी दलों के पास 10 के आसपास। ठीक है, 70 बीजेपी कह रहा हूं, 70 बीजेपी कह रहे हैं ना आप? मतलब 70 बीजेपी यानी एनडीए में भी और प्लस होगा। 2 सीटें और हो सकती है। ठीक है, अब आइए देखिए एनडीए मिलाकर है।